वेलकम दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे मैंग्रोव पारितंत्र पूरा कवर करने वाले हैं। मैंग्रोव कितने प्रकार की होती हैं, जैसे काली मैंग्रोव, लाल मैंग्रोव, सफ़ेद मैंग्रोव, बटनवुड मैंग्रोव। भारत में मैंग्रोव कहाँ कहाँ पाई जाती है, मैंग्रोव संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी जो तैयारी है वो बेहतर तरीके से चलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग कवर करेंगे मैंग्रोव पारितंत्र। तो पहले हमको ये जानना जरूरी है कि मैंग्रोव क्या होते हैं। ठीक है, देखिए, मैंग्रोव एक प्रकार के वृक्ष होते हैं। क्या होते हैं? वृक्ष होते हैं। और ये उष्णकटिबंधीय एरियो में, एस्चुअरी जहाँ पे बनती है वहाँ पे, ज्वारीय क्रीक, पशजल, पंख जमाओ और लैगून में विकसित होते हैं। सामान्यतः ये कह लिया जाए तो आर्द्र भूमि वाला जो एरिया है, जो एस्चुअरी के किनारे है, उष्णकटिबंधीय है, वहाँ पे मैंग्रोव विकसित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंग्रोव एक स्पेशल टाइप के वृक्ष होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए, मैंग्रोव ये शब्द कहाँ से आया है? तो मैंग्रोव शब्द की उत्पत्ति हुई है पुर्तगाली शब्द मैंग्यू और अंग्रेजी शब्द ग्रो को मिला के क्या बना है? मैंग्रोव बना है। तो मैंग्रोव में दो प्रकार के शब्द मिले हैं, दो भाषाओं के, एक पुर्तगाली है और एक अंग्रेजी। पुर्तगाली का कौन सा शब्द है? मैंग्यू, और अंग्रेजी का शब्द है ग्रो। इन दोनों को मिलाने के बाद क्या बना है? मैंग्रोव शब्द बना है। शुरू शुरू में ऐसा माना जाता था कि मैंग्रोव का उद्गम स्थल जो है भारत के मलय क्षेत्र में हुआ है। तो ये कहाँ तक सही है, इसके बारे में वैज्ञानिक भी इसका सपोर्ट करते हैं, लेकिन आज भी मलय क्षेत्र में विश्व के किसी भी स्थान से अधिक मैंग्रोव प्रजातियां पाई जाती हैं। किस क्षेत्र में? भारत के मलय क्षेत्र में। और साथ ही ये माना जाता था कि मैंग्रोव जो होते हैं वो केवल खारे पानी में उगते हैं। कैसे पानी में उगते हैं? खारे पानी में उगते हैं। ये तो सही है कि खारे पानी में उगते हैं, लेकिन जब ये माना जाता था कि केवल खारे पानी में उगते हैं, तो ये पूर्णतः सही नहीं है। मैंग्रोव जो होते हैं वो ताजे पानी वाले स्थानों पर भी उग सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे अंतर क्या होता है? जैसे खारे पानी में जब उगते हैं तो इनकी वृद्धि बढ़िया तरीके से होती है। ठीक है, लेकिन जो ताजे पानी के मैंग्रोव होते हैं, उनकी वृद्धि जो होती है अपेक्षाकृत कम होती है। ठीक है, तो और मैंग्रोव किस प्रजाति का होगा, किस एरिया में ज़्यादा होंगे, किस एरिया में कम होंगे, वो मैंग्रोव प्रजाति के कितने खारेपन को वो सहन कर सकता है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे के हम लोग देख लेते हैं मैंग्रोव की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो मैंग्रोव की पहली विशेषता है कि मैंग्रोव प्रजातियां बहुत अधिक सहनशील होती हैं। सहनशील किस मामले में? ये प्रतिदिन खारे पानी के बहाव को झेलती हैं, फिर भी अपना अस्तित्व बना के रखती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि मैंग्रोव प्रजातियां जो होती हैं वो काफ़ी सहनशील होती हैं। मैंग्रोव पौधे जब पानी को अवशोषित करते हैं ना, जब पानी को सोखते हैं, अवशोषित करते हैं, तो वो नमक की कुछ मात्रा को अलग कर देते हैं। ठीक है, और एक खास बात ये होती है कि जो पौधे का जो टिश्यू होता है, जो ऊतक होता है, उस ऊतक में नमक को सहने की क्षमता अन्य पौधों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, तो मैंग्रोव की ये खासियत थी। और देखते हैं आगे की मैंग्रोव की विशेषताएं क्या क्या होंगी। देखिए, हमने बताया कि ऊतकों में नमक सहन करने की जो क्षमता होती है वो अन्य पौधों से अलग या अधिक होती है। ठीक है, मैंग्रोव पौधे अस्थिर भूमि में उगते हैं। कैसे भूमि में उगते हैं? अस्थिर भूमि में। मैंग्रोव पौधे में जो जड़ें होती हैं, जो अवशोषक जड़ें होती हैं, उनको न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द याद रखिएगा दोस्तों, न्यूमेटोफोर्स। मैंग्रोव पौधे की जो जड़ें होती हैं, तो जड़ों का काम क्या होता है? देखिए, जड़ों का काम होता है कि पहली बात तो इनको पेड़ है, पेड़ की जड़ें क्या करती हैं? पेड़ को अस्थायित्व प्रदान करती हैं। ठीक है, तो इनकी जो जड़ें होती हैं इसको न्यूमेटोफोर्स भी कहा जाता है। न्यूमेटोफोर्स शब्द क्या होता है, जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे बाहर से जो गैसें होती हैं ना, हवा का प्रवेश इन्हीं जड़ों की सहायता से होता है। तो इस वजह से इन्हें न्यूमेटोफोर्स, या हिंदी में कह लिया जाए तो वायवीय मूल कहते हैं। वायवीय मूल कहते हैं।
ठीक है। श्वसन के लिए इन विशेष जड़ों का विकास होता है, जैसे ये जो जड़ें होती हैं इनका विकास श्वसन के लिए होता है। इसके माध्यम से पौधे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। और मैंग्रोव पौधों में ऐसी जड़ें पाई जाती हैं जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बढ़ती हैं। जैसे जड़ों का सामान्य रूप क्या है कि ये ऐसे नीचे की तरफ बढ़ेंगी, लेकिन मैंग्रोव पौधे की जो जड़ें होती हैं वो किस तरह से बढ़ती हैं, तो इसको क्लियर करते हैं, देखिएगा। मैंग्रोव पौधे की जो जड़ें होती हैं दोस्तों ना, वो जैसे अपेक्षाकृत पैर नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ती हैं और ये पानी से बाहर सतह से बाहर आ जाती हैं। तो इस वजह से कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बढ़ती हैं। ये सवाल पूछा जा चुका है कि मैंग्रोव की जड़ें जो हैं वो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध बढ़ती हैं उसकी दिशा में या फिर उसके विपरीत दिशा में बढ़ती हैं। तो याद रखिएगा कि मैंग्रोव पौधों की जो जड़ें होती हैं वो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में वृद्धि करती हैं, ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। अब आगे देख लेते हैं कि मैंग्रोव क्षेत्रों का वर्गीकरण कैसे कैसे हुआ है, कहाँ कहाँ पे मैंग्रोव क्षेत्र हैं। तो मैंग्रोव जो होता है वो विश्व के लगभग 118 देशों में पाया जाता है और ये पहले ही बता दिया गया है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिकतर पाया जाता है। मैंग्रोव मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 4 प्रकार के होते हैं। तो विश्व के कितने देशों में मैंग्रोव पाया जाता है, तो आंसर होगा 118 देशों में। और कितने प्रकार के मैंग्रोव होते हैं, तो 4 प्रकार के मैंग्रोव होते हैं। कौन कौन से वो 4 प्रकार है मैंग्रोव को देख लीजिएगा। पहला है लाल मैंग्रोव, दूसरा है काली मैंग्रोव, तीसरा है सफ़ेद मैंग्रोव और चौथा है बटनवुड मैंग्रोव। ये 4 प्रकार के मैंग्रोव हैं। इनकी क्या क्या खासियत होती है इसके बारे में चलिए देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ यहाँ तक। ज़रा इसका हम लोग फिगर देखने की कोशिश करते हैं। देखिए ये मैं कुछ यहाँ पे चित्र है, देखिएगा यहाँ पे ये जो टॉपिक है राइजोफोरा मैंगल जो है ये लाल मैंग्रोव का चित्र और ये राइजोफोरा मैंगल जो इसकी प्रजाति है। और इसी तरह से काली मैंग्रोव का चित्र यहाँ पे ये है एविसीनिया जर्मिनेंस, एविसीनिया जर्मिनेंस काली मैंग्रोव है एक तरह का। और इसी तरह से सफ़ेद मैंग्रोव है लेगुन कुलेरिया, लेगुन कुलेरिया सफ़ेद मैंग्रोव है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो इसका चित्र हुआ और आगे देख लेते हैं इस मैंग्रोव के बारे में, लाल मैंग्रोव की क्या क्या खासियत होती है। देखिए लाल मैंग्रोव जो होता है ना, चित्र तो आप देख ही चुके हैं। लाल मैंग्रोव बहुत अधिक खारे पानी को सहन कर सकता है, यानी कि इसके ऊतकों में जो पानी अवशोषित करने की क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है। तो बहुत अधिक खारे पानी को सहन कर सकता है और सामान्यतः ये समुद्र के नज़दीक उगते हैं और स्थिर जड़ें पाई जाती हैं। इसमें स्थिर जड़ें पाई जाती है और ये जड़ें पौधों को ऐसे स्थान पर उगने में सहायता करती हैं जहां ऑक्सीजन कम पाया जाता है, ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ यहाँ तक लाल मैंग्रोव के बारे में। अब हम लोग आगे देख लेते हैं बाकी जो मैंग्रोव की कैटेगरी है, जैसे काली मैंग्रोव, इसके बारे में देख लिया जाए। काली मैंग्रोव की क्या खासियत है, काली मैंग्रोव में विशेष प्रकार की श्वसन जड़ें पाई जाती हैं। इन श्वसन जड़ों से हवा का आदान प्रदान होता है जिन्हें न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। और जड़ों में इसी न्यूमेटोफोर्स में वातरंध्र पाए जाते हैं, लेंटिकल्स, लेंटिकल्स पाए जाते हैं जो गैसों के आदान प्रदान के लिए संभव बनाते हैं, ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। इसी तरह से आगे देख लेते हैं सफ़ेद मैंग्रोव क्या होता है। सफ़ेद मैंग्रोव देखिए ये अलग से मतलब कि इसका नामकरण हुआ था कि चिकनी, इसकी छाल कैसी होती थी, चिकनी होती थी और चिकनी छाल होने की वजह से इसका नाम पड़ गया सफ़ेद मैंग्रोव, ठीक है। और इसमें जड़ों की तथा पत्तियों की बनावट भी अलग होती है, क्लियर हुआ दोस्तों। इसी तरह से बटनवुड मैंग्रोव के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि बटनवुड मैंग्रोव जो होते हैं वो झाड़ी के आकार के पौधे होते हैं, सफ़ेद मैंग्रोव परिवार का ही अंग होता है। इनका नाम इनके लाल भूरे रंग और तिकोने फलों के कारण इनका नाम बटनवुड मैंग्रोव पड़ा, ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब हम ये देखना चाहते हैं कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति की क्या पोजीशन है, कहाँ कहाँ पे भारत में मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो ये तो पुराना डेटा है ना, भारतीय वन रिपोर्ट 2017। आगे वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भी वन रिपोर्ट 2017 नहीं 2021 हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि 17 तो हो गया, 19 फिर छोड़ देंगे हम लोग, फिर 21 पढ़ेंगे, ठीक ना। तो भारतीय वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश में मैंग्रोव का वनस्पति क्षेत्र 4921 वर्ग किलोमीटर था 2017 के अनुसार। 2021 के अनुसार अगले वीडियो में आपको जरूर बताया जाएगा कि 2021 के अनुसार मैंग्रोव कितना रहे हैं भारत में, ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। और
इसी के साथ हम देख लेते हैं कि भारत में कहाँ कहाँ पे मैंग्रोव पाए जाते हैं। जैसे देखिए पश्चिम बंगाल में सुंदरबन में, उड़ीसा में भीतरकनिका याद रखिएगा, और महानदी याद रखिएगा, स्वर्ण रेखा याद रखिएगा, देवी धामरा चिल्का में पाए जाते हैं मैंग्रोव, ठीक ना। आंध्र प्रदेश के कोरिंगा और पूर्वी गोदावरी और कृष्णा में पाए जाते हैं। तमिलनाडु में रामनद याद रखिएगा, पुलिकट, काजू बेली, इन जगहों पे। अंडमान और निकोबार में, उत्तरी अंडमान और निकोबार में पाए जाते हैं। केरल में वेम्बनाड और कुन्नूर, उत्तरी केरल। वेम्बनाड आपको बता दिया गया है कि सबसे बड़ा आर्द्रभूमि क्षेत्र कौन सा है, वेम्बनाड है, पिछले वीडियो में बताया गया है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो जाके पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। और इसी तरह से कर्नाटक के किस हिस्से में पाया जाता है, कर्नाटक के कुंडापुर, दक्षिण कन्नड़, कारावार, मंगलौर वन प्रभाग के क्षेत्र में अब मैंग्रोव पाया जाता है। गोवा में ही मैंग्रोव पाया जाता है। महाराष्ट्र में अचरा, रत्नागिरी क्षेत्र, देवगढ़ क्षेत्र, विजयदुर्ग क्षेत्र, वेलदूर, और उसके बाद याद रखिए बिकरौली क्षेत्र, बसई, मनोरी और मालबन, इन जगहों पर मैंग्रोव पाए जाते हैं। और इसी तरह से गुजरात में देखिए कच्छ की खाड़ी वाला एरिया जो है और खंभात की खाड़ी, जो दोनों खाड़ी वाला एरिया है, वहाँ पे मैंग्रोव पाए जाते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों, मैंग्रोव भारत में कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं। अब थोड़ा आगे हम लोग देख लेते हैं कि मैंग्रोव वनस्पति कौन कौन सी होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंग्रोव की प्रजातियाँ कौन कौन सी। वैसे तो आपको पीछे बता दिया गया है कि राइजोफोरा प्रजाति जो है ये लाल मैंग्रोव की प्रजाति है, और एबिसिनिया जर्मिनेंस जो है ये काली मैंग्रोव की प्रजाति है। इसी तरह से एक आपको और बताया गया था लैगुनकुलेरिया रेमिमिसा, ये भी एक सफ़ेद मैंग्रोव की प्रजाति है। और इसके अलावा एक प्रजाति है कैरलोप्स। बहुत सारी प्रजातियां हैं, लेकिन आप इसी को याद रखिए, इस राइजोफोरा प्रजाति। एबिसिनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, एबिसिनिया कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि मैंग्रोव की प्रजाति का नाम है तो एबिसिनिया, ठीक है, एबिसिनिया याद रखिएगा। और मैंग्रोव क्षेत्रों में कौन कौन से प्राणी पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव क्षेत्र में मिलने वाले प्रमुख प्राणी हैं, केकड़े होते हैं, उकालैक्टियल होता है, मेढक, ये मेंढक लिखा गया, मगरमच्छ, सांप, छिपकली, ऊदबिलाव, हिरन, ये सब जानवर वहाँ पे मैंग्रोव वाला जो एरिया होता है वहाँ पे रहने वाले प्रमुख प्राणी होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये हम देखना चाहते हैं कि मैंग्रोव वनस्पतियों का महत्व क्या है, क्या क्या इससे हमको फायदे मिलते हैं। तो पहली बात तो ये है कि मैंग्रोव वन जहाँ पे होते हैं वो मैंग्रोव वन प्राकृतिक शरण स्थल की तरह कार्य करते हैं। जैसे ये जो प्रजातियां पाई जा रही हैं ये जंगल में निवास करती हैं, मैंग्रोव के क्षेत्रों में निवास करती हैं, प्राकृतिक शरण स्थल के लिए ये हैं। और मैंग्रोव की जो जड़ें होती हैं एक दूसरे से काफ़ी उलझी हुई होती हैं, इस तरह से उलझी इनकी जड़ें होती हैं। तो ये जो उलझी जड़ें होती हैं ये छोटे जीव जो होते हैं उनकी सुरक्षा का कार्य करती है, मतलब छोटे जीव आके इसमें छिप जाते हैं और बचे रहते हैं तो उनकी सुरक्षा का भी कार्य करती हैं, ठीक ना। और मैंग्रोव वन की अगर बात कर ली जाए तो लगभग कहा जाता है, जैसे केकड़े जो हैं, केकड़े की लगभग 30 प्रजातियाँ, और मछली की लगभग 200 प्रजातियाँ, मोलस्क की लगभग मान के चलिए 20 प्रजातियाँ, 25 प्रजातियाँ, ये सब मैंग्रोव एरिया में पाई जाती हैं, ठीक है। सॉरी दोस्तों। और इसी तरह से मैंग्रोव वनस्पतियां जो है वो भोजन के स्रोत के रूप में भी कार्य करती हैं। जैसे जो जीव हैं भाई, इनको खाने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए, तो ये मैंग्रोव की पत्तियों पर निर्भर होते हैं, ठीक ना। जैसे जो छोटे जीव होते हैं वो पत्तियों को खाकर रहते हैं, और जो बड़े जीव होते हैं वो छोटे जीवों को खाकर भी रहते हैं। तो एक प्राकृतिक पारतंत्र की तरह ये मैंग्रोव कार्य करता है। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट प्राकृतिक जल शोधक के रूप में भी मैंग्रोव कार्य करता है। जैसे पानी के अंदर जड़ों का जो जाल बनता है ना, उस पर स्पंज और शंख मछली चिपक जाते हैं। इस पे जो स्पंज होते हैं और शंख मछली ये क्या करते हैं, इन जड़ों पर चिपक जाते हैं, और चिपकने की वजह से ये पानी को क्या करते हैं, अवशोषित करते रहते हैं। तो इन अवशोषण की वजह से इन्हें कहते हैं प्राकृतिक जल शोधक के रूप में भी ये काम करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। थोड़ा और इसका उपयोग देख लेते हैं क्या क्या है। हाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट उपयोग इसका मिलता है कि सूर्य की पराबैंगनी बी किरणों से, आपको बताया गया कि पराबैंगनी किरणें ए, बी और सी प्रकार की होती हैं। ये दोस्तों पहली वीडियो में ही बताया गया है, पर्यावरण की जो पहली वीडियो आई, तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं कि सी सबसे खतरनाक होता है,
कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ठीक है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों बी से बचाव के लिए ये सहायता प्रदान करते हैं। जैसे मैंग्रोव की पत्तियों में लेबोनाइड पाया जाता है। इम्पॉर्टेंट है कि पराबैंगनी किरणों से मैंग्रोव बचाव करते हैं, लेकिन ऐसी क्या खास बात है कि मैंग्रोव बचा लेते हैं? तो मैंग्रोव की पत्तियों में लेबोनाइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लेबोनाइड, जो कि पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मैंग्रोव जो होते हैं हरितगृह प्रभाव को कम करने में और औषधि उपयोग में भी इनका प्रयोग होता है। तटीय क्षरण को रोकने में भी इनका उपयोग होता है। बाढ़ नियंत्रण में ये सहायक होते हैं। बाढ़ के नियंत्रण में भी ये सहायक होते हैं। इनकी जड़ें जो होती उलझी होती है, तो ये भारी बाढ़ या ज्वार वगैरह जो आते हैं उनसे रक्षा करती हैं, बाढ़ नियंत्रण में काम करते हैं। ठीक ना। आर्थिक लाभ भी है इनका, आर्थिक लाभ भी है। आर्थिक लाभ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि आर्थिक लाभ कैसे है। ठीक है, तो देखिएगा, जैसे मैंग्रोव जो हैं वहाँ से मत्स्य उत्पादन तो हो ही रहा है, मछली का उत्पादन हो रहा है, साथ ही साथ वहाँ पे जो लकड़ी पाई जाती है मैंग्रोव की उससे भी उत्पादन हो रहा है। ठीक है, और एक डेटा आया था 2017 में, वन रिपोर्ट जब आई थी तो उसमें बताया गया है कि 1 हेक्टेयर जो मैंग्रोव होते हैं, 1 हेक्टेयर एरिए से, थोड़ा इसको क्लियर कर लेते हैं, 1 हेक्टेयर मैंग्रोव के एरिए से लगभग 12,392 डॉलर का लाभ होता है। और साथ ही अगर बात कर लिया तो अकेला सुंदरबन डेल्टा जो है, कौन सा? सुंदरबन डेल्टा, वो 111 टन शहद का उत्पादन करता है। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा है, 111 टन शहद का उत्पादन करता है। तो एक बड़ा अमाउंट उत्पादित हो रहा है, जो कि आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में सहायता करता है। तो मैंग्रोव आर्थिक लाभ में भी सहायक होते हैं। ठीक है दोस्तों, जब इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो इसके लिए, इसके संरक्षण के लिए कुछ उपाय तो बनाए ही गए होंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे कि विश्व स्तर पर संरक्षण के लिए क्या उपाय बने हैं। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वैश्विक स्तर पर संरक्षण के क्या उपाय बने? जैसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो मैंग्रोव संरक्षण के लिए कार्य करती है, जैसे यूनेस्को हो गया, ISME हो गया। ठीक ना, ISME को याद रखिएगा, ये मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति है, ISME। साथ ही साथ रामसर कन्वेंशन जो हुआ था उसने भी मैंग्रोव के संरक्षण पर बात की थी। तो मैंग्रोव के संरक्षण और प्रबंधन के लिए ये सारी संस्थाएं मिलकर निर्धारण करती हैं, और इस निर्धारण में इनके लिए क्या कार्य किए जाते हैं? सबसे पहले तो प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद मैंग्रोव वाले एरिया को संरक्षण और सूचीबद्ध करना होता है कि कौन कौन सा एरिया मैंग्रोव क्षेत्र में आ रहा है। ठीक ना, और मैंग्रोव क्षेत्रों में पौधशाला का निर्माण करना और वृक्षारोपण करना, और साथ ही साथ वैश्विक मानचित्रावली का प्रकाशन भी ये संस्थाएं करती हैं। जैसे कि एक साल में या फिर 2 साल में जब भी डेटा आता है तो उस समय पूरे विश्व में कितने एरिए पर मैंग्रोव क्षेत्र बना है, ये इसका प्रदर्शन कौन करता है? ये संस्थाएं यूनेस्को और ISME यानी कि ISME के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं। आगे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे एक प्रोजेक्ट के बारे में, मैंग्रोव एक्शन प्रोजेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है मैंग्रोव एक्शन प्रोजेक्ट। इसकी स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका ने की थी। किसने की थी? USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना के समय 50 देश, 300 गैर सरकारी संगठन और 200 वैज्ञानिक और शिक्षावेदों को जोड़कर इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या रहा कि इससे संपूर्ण विश्व में जो भी मैंग्रोव के पारिस्थितिकी तंत्र हैं उनको क्या हानि हुई है, उस हानि को ठीक करना, प्रतिस्थापित करने का इसका उद्देश्य रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रहा विश्व स्तर पर बात। अब देखते हैं कि भारत सरकार ने मैंग्रोव संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा अपनी स्पीड कम करता हूँ। ठीक है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा मैंग्रोव संरक्षण के लिए क्या उपयोग किए गए? सबसे पहले बनाई गई भारतीय मैंग्रोव समिति। तो 1976 में जब संविधान संशोधन हुआ तो उसमें कहा गया कि पर्यावरण का संरक्षण करना
प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है और 1976 में ही भारतीय मैंग्रोव समिति की स्थापना कर दी जाती है। और इस समिति का उद्देश्य क्या था कि मैंग्रोव के संरक्षण एवं विकास के लिए सरकार को सलाह देना, ये इस समिति का उद्देश्य रहा है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ यहाँ तक। थोड़ा अगले वीडियो में, अगले पेज में कुछ और चीज़ें हैं, देख लेते हैं। देखिए, इस संस्था द्वारा, कौन सी संस्था, भारतीय मैंग्रोव समिति द्वारा मंगल वन नाम से एक सूचना पत्र भी प्रकाशित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोग देख सकते हैं। जैसे अगर बात स्वच्छ जल पारितंत्र की बात कर ली जाए या फिर मानव रूपांतरित पारितंत्र की बात कर ली जाए, और इसके अलावा कुछ अन्य भी संस्थाएं हैं जो कि मैंग्रोव संरक्षण में अपना योगदान देती हैं। ठीक है दोस्तों, आइए एक और जो हिस्सा बचा हुआ है इसका, उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। वो है स्वच्छ जल पारितंत्र। जब हम लोग ईवीएस शुरू किए तो कई प्रकार के पारितंत्र मिले, तो एक और हम पढ़ सकते हैं स्वच्छ जल पारितंत्र, यानी कि साफ सुथरा अलवणीय जल का पारितंत्र। इसकी खास बातें क्या हैं? देखिए, स्वच्छ जल पारितंत्र को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो रहा आपका बहता जल पारितंत्र और दूसरा रहा स्थिर जल पारितंत्र। इन दोनों में बहुत अंतर नहीं है, बहुत सारी समानताएं हैं और झील पारितंत्र के द्वारा इन दोनों को हम समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों, झील पारितंत्र के द्वारा। ठीक है, देखने की कोशिश करेंगे झील पारितंत्र क्या होते हैं। पहली बात तो देखिए, झील के कितने क्षेत्र होते हैं? 4 क्षेत्र होते हैं दोस्तों। कितने क्षेत्र होते हैं? 4 क्षेत्र। कौन कौन सा क्षेत्र होता है, थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, झील का जो पहला क्षेत्र है वो है वेलांचली मंडल, लिटोरल जोन, जिसको कहते हैं लिटोरल जोन। और ये जैसे झील है ना दोस्तों, झील, तो सबसे ऊपर वाला जो क्षेत्र है उसको कहते हैं वेलांचली मंडल, सतह वाला या ऊपरी क्षेत्र। सतह वाले क्षेत्र में ऑक्सीजन की भरपूर उपलब्धता होगी, प्रकाश की उपलब्धता होगी, फाइटोप्लैंक्टन और जलीय पादप पाए जाएंगे, ढेर सारे छोटे छोटे कीटाणु जीव जंतु पाए जाएंगे। तो यहाँ पे उच्च जैव विविधता होती है। ठीक है, और प्रकाश व ऑक्सीजन की भरपूर उपलब्धता होती, जलीय पादप पाए जाते हैं और जलीय जंतु जैसे कछुए, मेढक, मछली, पर्च आदि प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो इसके नीचे वाला जो मंडल होता है ना दोस्तों, इसको कहते हैं लिम्नेटिक जोन। क्या कहते हैं? लिम्नेटिक जोन। और ये लिम्नेटिक जोन वाला एरिया, जैसे ये वेलांचली हो गया, उसके बाद ये लिम्नेटिक जोन है। यहाँ पे गर्म व प्रकाश की उपलब्धता होती है, प्लैंकटन होते हैं और बड़ी मछलियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। इस एरिया में बड़ी मछलियाँ पाई जा रही हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो तीसरा क्षेत्र होता है वो है प्रोफंडल मंडल, प्रोफंडल मंडल, प्रोफंडल जोन। ठीक है, अब देखिए, ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, उसके बाद ये दूसरा हिस्सा है, फिर ये तीसरा हिस्सा। जो तीसरा हिस्सा है दोस्तों, इसको कहते हैं प्रोफंडल मंडल, और ये गहराई पर होता है, तो ऑक्सीजन की कमी भी होती है, तो इस एरिया में पौधों का अभाव भी होता है। और ये नीचे वाला हिस्सा है तो ये कम ठंडा भी होता है। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह से सबसे लास्ट वाला होता है नितलीय क्षेत्र, नीचे वाला बेंथेटिक जोन, जिसको झील का तल भी कहते हैं। यहाँ पे प्रकाश तो नहीं पहुँच पाता, इसे अप्रकाशित क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे पादप नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जैसे कोई पादप वगैरह जब सड़ते हैं तो वो नीचे आके तली में बैठते हैं, तो यहाँ पे इनको खाने के लिए अपघटक होते हैं। तो अधिकांशतः नीचे वाले एरिया में क्या पाए जा रहे हैं दोस्तों? अपघटक पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ये वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा हम और देखना चाहते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से प्रमुख पादप है, कौन कौन से जीव जंतु यहाँ पे। निथेलिंग वाले एरिया में एक फिश भी पाई जाती है जिसको कहते हैं बेवेलिंग फिश। ठीक ना। प्रमुख पादप कौन कौन से हैं? प्रमुख पादप में आते हैं मैक्रोफाइट्स प्रजाति और फाइटोप्लैंक्टन, यहाँ के प्रमुख पादप होते हैं जो कि स्वच्छ जल पारितंत्र यानी झील पारितंत्र के एरिया में पाए जाते हैं। प्रमुख जंतु कौन से होते हैं? ये तो बहुत आसान है, कछुए, मेढक, मछली, जूप्लैंक्टन, केकड़ा, घोंघा, टेडपोल और बत्तख, मच्छर, ये सब चीज़ें इस स्वच्छ जल पारितंत्र के एरिया में पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से यहाँ तक।
तो आगे वाला जो वीडियो होगा ना, इसके आगे की जो क्लास होगी उसमें हम लोग देखेंगे क्या, आगे वाले क्लास में एक पेज मैं ऐड करता हूँ। थोड़ा सा वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, पहली बात तो ये है कि ईवीएस हम लोग पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे और ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल पे बने रहिए, देखते रहिए चैनल को, अपनी तैयारी को मजबूत करते जाइए। ठीक है, पहली बात ईवीएस हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे। दूसरी बात क्या है दोस्तों कि यहाँ पे जो भी डेटा है, जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है वो बिल्कुल ऑथेंटिक हैं, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और तीसरी बात ये है दोस्तों कि कल वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि वन रिपोर्ट पढ़ने वाले हैं, वन रिपोर्ट पढ़ेंगे अगली वाली वीडियो में, और 2021 का पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक ना, 2021 का पढ़ेंगे। और ये जो क्लास है ना, ये उन सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है जिसमें ईवीएस आता है। जैसे यूपी टेट हुआ, ठीक ना, आपका सुपर टेट हुआ, और इसी के साथ साथ मान लीजिए बीईओ का भी एग्ज़ाम होगा और यूपी पीएससी का एग्ज़ाम है। इन सारी चीज़ों में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो इसको देखने की कोशिश करिएगा। जहाँ पर भी इन्वायरमेंट पूछा जाता है, ईवीएस का सेक्शन जहाँ पर पूछा जा रहा है, उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ईवीएस को हम लोग पूरा कवर करेंगे। मैंने पहले ही कहा था 90-100 वीडियो की सीरीज बनने वाली है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।